देखिए, ऐसा है कि जब मैं शहर में निकलता हूँ तो जितने भी गरीब बस्ती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पुरानी बाज़ार एरिया में आप देखेंगे कि जो बेला की तरफ जो सड़कें निकलती हैं शहर की, उन तमाम में, सतपुरा के इलाके में आप देखेंगे कि दामोचक के इलाके में भी बहुत सारा जो पिछड़ी बस्तियां हैं और उन बस्तियों का क्या खास्ता हाल है, वहाँ में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उन स्थितियों से भी मैं रूबरू अपने आप को करता हूँ और उनके बीच भी जाकर के उनकी स्थिति को कैसे डेवलप किया जा सके और उनको किस तरह से हम साथ लेकर के हम इस प्रयास में आगे बढ़ें, उसका भी मेरा प्रयास है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और यहाँ पर हम आपको आगामी विधानसभा चुनाव जो है बिहार का, उससे जुड़ी जो खबरें हैं और उसके जो संभावित प्रत्याशी हैं उनको एक एक करके आपको रूबरू कराते रहते हैं। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण सिन्हा को, जो कि भाजपा के मुजफ्फरपुर सीट से, जो 94 संख्या आता है मुजफ्फरपुर सीट विधानसभा का, उसके संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। और क्या क्या तैयारियां चल रही हैं इनकी आगामी चुनाव को लेकर के, इस संबंध में वो भी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो वरुण कुमार सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। और अभी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी, यही हम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मैम, सर्वप्रथम मैं आपके व्यूवर्स को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार। और जहाँ तक सवाल है कि मुजफ्फरपुर विधानसभा, जो विधानसभा संख्या 94 है, इस विधानसभा में मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा जो गांव है यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे पुरुषोत्तमपुर गांव है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरा मुजफ्फरपुर में शिक्षा दीक्षा तो यहाँ नहीं हुई, लेकिन हम लोग का मेन मार्केट मुजफ्फरपुर ही है और मुजफ्फरपुर की गलियों में मैं बचपन से घूमते रहा हूँ, आते रहा हूँ और मुजफ्फरपुर से मैं बहुत इसके गली गली से वाकिफ़ हूँ। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस अवश्य करता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। बावजूद इसके मातृभूमि के लिए जो हमारे ऊपर कर्ज है, उसकी अदायगी के लिए मैं अपना समय मुजफ्फरपुर को यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाते देने का संकल्प किया हूँ। और इसीलिए मैं अपने पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी इच्छा व्यक्त की थी कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो अवश्य मैं अपने उस दायित्व का निर्वाह करूँगा और मैं पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में उतरूँगा अगर पार्टी मुझे ये मौका देती है तो। आपने कहा कि आप पूरी तरह से चुनावी समर में जो है वो उतर जाएंगे, लेकिन अभी भी जो आपका जनसंपर्क अभियान है वो हम देख रहे हैं कि बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि आपके वक्त की भी जो बात थी तो बड़ी मुश्किल से हमको आज आपका वक्त मिल पाया है, इसके लिए तो हम धन्यवाद देंगे ही। लेकिन कैसे रह रहा है ये जनसंपर्क का अभियान और कितना समय आपका इसमें जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से आके यहाँ मुजफ्फरपुर में इस पूरे जनसंपर्क को मेनटेन करना ये अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा है। देखिए, ऐसा है कि जनसंपर्क ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जनता से कनेक्ट हो सकते हैं। जनता के जो दुख तकलीफ शहर के अंदर है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और साथ ही साथ जनता मुझे समझ पाए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं किस तरह से उनके काम, एक अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो उनको मैं ठीक तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो जनता भी मुझे जज करे और मुझे भी जनता से रूबरू होने का मौका मिले। इसके लिए जनसंपर्क अति आवश्यक है और इसी सिलसिले में मैं प्रतिदिन सुबह से लेकर के देर रात्रि तक शहर के अंदर घूम घूम करके जितने भी प्रभावशाली लोग हैं उनसे मैं मिलने की कोशिश करता हूं, उनसे मिलता भी हूं। जितने भी गली मोहल्ले हैं वहां के प्रभावशाली लोगों का मैं के बारे में पता करता हूं और फिर उनसे समय मांग करके उनसे मिलने की चेष्टा करता हूं, मिलता हूं। तो इस तरह से हर मोहल्ले में, हर गली में मेरा प्रयास है कि मैं वहां के लोगों के संपर्क में आऊं और उनसे
उनके बारे में मैं समझ पर उनकी समस्याएं क्या है, शहर को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, और उनका अगर कोई आइडिया है उस डेवलपमेंट के लिए तो वो भी हम जानें, और हम अपने जो हमारे विजन्स हैं कि अगर मुझे मौका पार्टी देती है तो हम इस शहर के लिए क्या कर सकते हैं, उससे भी हम लोगों के साथ अपना, जिसको आप कह सकते हैं कि एक थॉट ट्रांजैक्शन हम लोग आपस में करते हैं, तो उन्हें भी मेरे थॉट की जानकारी होती है और उनके थॉट्स की जानकारी मुझे होती है। तो आने वाले वक्त में अगर पार्टी मुझे मौका देती है और मैं अगर पार्टी के उम्मीद पे खड़ा उतरता हूँ तो शायद मैं इस शहर के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा, इस आकांक्षा के साथ मैं जनसंपर्क में लगा हुआ हूँ। लेकिन हमने ये सुना है कि जनसंपर्क में आप केवल प्रभावशाली लोगों से नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि आप मॉर्निंग वॉक की टीम्स के लिए निकलते हैं या फिर कहीं पे किसी व्यक्ति के विजिट के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो वहाँ के गरीब तबके के और पिछड़े लोग हैं उनमें भी आपकी अच्छी पकड़ है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, ऐसा है कि जब मैं शहर में निकलता हूँ तो जितने भी गरीब बस्ती है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि पुरानी बाज़ार एरिया में आप देखेंगे कि जो बेला की तरफ जो सड़कें निकलती हैं शहर की, उन तमाम में, सतपुरा के इलाके में आप देखेंगे कि दामोचक के इलाके में भी बहुत सारा जो पिछड़ी बस्तियां हैं, और उन बस्तियों का क्या खास्ता हाल है, वहाँ में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उन स्थितियों से भी मैं रूबरू अपने आप को करता हूँ, और उनके बीच भी जाकर के उनकी स्थिति को कैसे डेवलप किया जा सके और उनको किस तरह से हम साथ लेकर के हम इस प्रयास में आगे बढ़ें, उसका भी मेरा प्रयास है। तो जो दलित बस्ती है, जो पिछड़ी समाज के लोगों का बस्ती है, वहाँ भी मैं जनसंपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उनकी उस जमात के लोगों को मैं अपने साथ इस अभियान में सम्मिलित करने का पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होने के वजह से आप जो सरकार के जो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे थे उनके ऊपर आपकी मतलब उसके बारे में आप केसेस लड़ते रहे हैं, उसमें आपकी अच्छी जानकारी रही है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भाजपा जो है वो एक हिंदू माइंडसेट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है, और जो भाजपा के जो वोटर्स हैं उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो भी हिंदू विचारधारा को प्रमोट करते हैं। तो क्या लगता है कि आपकी ये जो आइडेंटिटी है कि हिंदू विचारधारा को लॉफुली उसके साथ खड़े रहने का, ये वाली छवि आपके लिए फेवरेबल रहेगी? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है, और इस देश में जिस समुदाय के लोग हैं वो तो मूलतः इसी देश के निवासी हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद की जो कल्पना या आइडियोलॉजी हमारे भारतीय जनता पार्टी की है, वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कल्पना है, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बंधा हुआ इस भारत की धरती पर रहने वाले वे तमाम लोग हैं, चाहे वो विभिन्न संप्रदाय के लोग क्यों ना हो, लेकिन वो भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मजहब के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है, और हम ये मान के चलते हैं कि जो हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है, आप जब वीर सावरकर जी की एक किताब है हिंदुत्व, उसको जो आप पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ डिस्क्लोज करता है कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। मैं आपको निशा जी एक बात बताऊं कि 1995 में सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया। उस फैसले में हिंदुत्व को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया है, और ये कहा कि हिंदुत्व है क्या, वो वे ऑफ लाइफ है। तो वे ऑफ लाइफ वो कोई धर्म नहीं है, वो कोई मजहब नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। जब भारत का सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है, तो किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब के लोगों को हिंदुत्व संस्कृति पर, हिंदुत्व कल्चर पर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो इसी भावना के साथ हम या भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास जाती है। आपने एक चीज़ देखा होगा कि आज जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं गरीबों के लिए, क्या उन योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है? क्या उस योजना का लाभ क्रिश्चियन समाज के लोगों को नहीं मिल रहा है? तो उन योजनाओं का लाभ हर समाज, हर धर्म के लोगों को मिल रहा है। इसीलिए माननीय मोदी जी की जो सरकार है वो धर्म और मजहब के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, और यही वजह है कि हर धर्म और समाज के लोग मोदी जी के पक्ष में अपना मतदान करते हैं।
ये तो बात हो गई, लेकिन जैसा कि अभी हम खबरों में देख रहे हैं, थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आपसे करना चाहूँगी कि अभी एनडीए के जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं तो अंदर खेमे में ही लड़ाई चल रही है और भाजपा अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है और वो हमेशा ऐसे व्यक्तित्व को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है जिस जो कंट्रोवर्सी में ना हो। तो ये जो अभी एनडीए के अंदर खेमे में चल रही लड़ाई है और इसमें आपकी जो एक छवि है वो किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर दूर तक अभी कोई नाता नहीं रखती है अगर देखा जाए तो किस तरह से ये जो उनका सिलेक्शन प्रोसेस है और उसमें फिर आपका जो व्यक्तित्व है ये कितना फेवरेबल रहने वाला है आपके लिए? देखिए, ऐसा है कि सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रश्न है कि यहाँ कोई गुटबाजी है या किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जहाँ करोड़ों की संख्या में इसके लोग सदस्य हैं। उस पार्टी में जो स्क्रूटनी का जो तौर तरीका है वो 3 टायर है, जिला, प्रदेश और केंद्र। तो 3 तरह टायर में किसका स्क्रूटनी किस ढंग से होता है, तो वहाँ पर पारदर्शिता है और कार्यकर्ताओं से राय मशविरा करने के बाद ही नेतृत्व कोई फैसला लेती है। तो सबसे पहले बता दूं कि किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमारा नेतृत्व बिल्कुल सक्षम है और नेतृत्व में सारे कार्यकर्ताओं का, सारे नेताओं का विश्वास है और उनके जो भी निर्णय होंगे उस निर्णय के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपना काम करता है और कहीं किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, वो ऐसा है क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, इस नाते आप इस सवाल का बड़े अच्छा सा जवाब दे सकते हैं। इस वजह से मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि एनडीए आपस में ही जो लड़ाई कर रही है अपने कार्यकर्ताओं के बीच, तो क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है कि वो आगामी दूसरी पार्टियों से उनको कोई चुनौती नहीं है, तो वो अपने ही खेमे में बस टिकट के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि वो ज़रूर जीत जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? सर्वप्रथम कि मोदी मैजिक आज भी बिहार के गलियों में बरकरार है। बिहार की जनता मोदी मैजिक से अत्यंत प्रभावित है और बिहार के मतदाता मोदी जी के नाम पर पूरा मतदान करती आ रही है और इस बार भी मतदान मोदी जी के नाम पर ही जमकर होना है। इसीलिए इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। जहाँ तक बात है गुटबाजी का, तो गुटबाजी मैंने पहले ही कहा कि किसी भी तरह का गुटबाजी नहीं है और हमारा नेतृत्व इन तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए बैठी है और नेतृत्व के सामने कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है और नेतृत्व जो भी फैसला लेगी वो सारे कार्यकर्ताओं को, सारे टिकटार्थियों को वो मान्य होगा। ठीक है, इन सारी बातों को हमने सुना और ये बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग भी लग रहा है और जहाँ तक हमने देखा है, अगर हम एक जो हमारी मीडिया लाइन है, जितने सोशल रिपोर्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो भाजपा भी काफ़ी सतर्क है अपने प्रत्याशियों को चुनने के मामले में, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि अगर प्रत्याशियों के चुनने में अगर ज़रा से भी लापरवाही हो, ज़रा सा भी कॉन्ट्रोवर्सी हो तो उसका नतीजा क्या होता है। उस मामले में अगर हम आपको उस एक मीडिया वाले के नज़रिए से देखें तो उसमें आप पूरी तरह से फिट बैठते हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होता है। सर्वप्रथम ये कि मैं पार्टी जिस प्रोसेस को फॉलो करके टिकट पे निर्णय लेती है, उस प्रोसेस में अगर मैं अव्वल निकलता हूँ तो पार्टी उस पर विचार करेगी और ये जो प्रोसेस है ये हर प्रत्याशी की, संभावित प्रत्याशी के ऊपर लागू होता है। हर संभावित प्रत्याशी अपने पूरे जो दमखम के साथ वो प्रयास कर रहा है टिकट पाने के लिए, लेकिन अंततोगत्वा पार्टी पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए और निर्णय लेगी और अंततोगत्वा जो पार्टी का निर्णय होगा, जो नेतृत्व का निर्णय होगा, वही फाइनल है और तमाम लोगों पर बाध्यकारी भी है। तो ये अभी हम चाहेंगे कि जिस तरह से हमने पहले आपसे पूछा था कि आपका जनसंपर्क का अभी जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें आप पूरी तरह से व्यस्त रह रहे हैं, अभी आपका रूटीन क्या है, ये तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका पूरा दिन सुबह से शुरू होता है और क्या आप आने वाले कल परसों में कोई ऐसी सभा या कोई ऐसी मीटिंग करने वाले हैं जिसमें कि जो यहाँ के लोग हैं वो आपसे मिल सकें डायरेक्टली, तो इसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि जो जनसंपर्क है सुबह से शुरू होकर के देर रात्रि तक चलता है और मैं कोशिश करता हूं कि युवा वर्ग से लेकर के बुजुर्गों तक मैं अपनी पहुंच बनाऊं और इसीलिए जहां कहीं भी, जैसे कि सुबह में मॉर्निंग वॉक में बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं,
तो मैं कोशिश करता हूं कि चक्कर मैदान या दामोचक जो यूनिवर्सिटी का जो मैदान है, उस मैदान में ग्राउंड में जा कर के मैं लोगों से संपर्क सवेरे सवेरे करता हूं। उसके बाद फिर मैं कोशिश करता हूं कि बल्क में लोग कहाँ मिल जाएंगे, तो जैसे कि क्लब, मुजफ्फरपुर क्लब भी एक ऐसा जगह है जहाँ की बहुत अच्छी संख्या में लोग मिलते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं मुजफ्फरपुर के अंदर जहाँ की दिन के समय में लोगों की अच्छी खासी संख्या मिल जाती है। तो ऐसे जगहों को चिन्हित करके मैं वहाँ संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ, और हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर मैं मॉर्निंग वॉकर्स के साथ एक अपना साक्षात्कार करूं, तो मैं उसकी सूचना आपको अवश्य दे दूंगा। वो या तो चक्कर मैदान का एरिया होगा या एलएस कॉलेज का ग्राउंड होगा, तो जहां भी स्थिति बनेगी मैं आपको अवश्य बता दूंगा अपने आगे कार्यक्रम के बारे में। तो ये बहुत अच्छा लगा, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे और वो आपसे रूबरू होना चाहते होंगे तो वो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और आपसे मिल करके आपको और जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए और आगामी चुनाव में अपने दावेदारी पेश करने के लिए हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप ज़रूर इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और मुजफ्फरपुर का भाग्य बदलेंगे। अपना एक बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट वरुण सिन्हा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और भाजपा से मुजफ्फरपुर के जो 94 सीट आता है विधानसभा का, उसके प्रबल दावेदार हैं। इसी तरह से हम आपको और भी लोगों से मिलवाते रहेंगे, परिचय कराते रहेंगे। अभी हमारे साथ आप बने रहिए इसी तरह से। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।